जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा, मैं आपको क्वांट पढ़ाता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की जो भी नोटिफिकेशन आई है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और बड़ा ही डिटेल्ड प्लान होने वाला है। यहाँ पे हम हर तरह से बात करने वाले हैं, मतलब प्री के बच्चे, मेंस के बच्चे जिन्होंने अभी तक प्री क्वालिफाई कभी नहीं किया है तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर जिन बच्चों ने अभी तक मेंस दे दिए हैं एक दो, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, और ओवरऑल प्री की इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रीलिम पेपर में वो क्या चेक कर रहे हैं, मेंस पेपर में वो क्या चेक कर रहे हैं, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। एक छोटा सा शुरू के 5 मिनट में लगाना चाहूंगा नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए कि क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है और जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एक बेसिकली क्रक्स होगा नोटिफिकेशन का। और 5 मिनट बाद उस बात को करने के बाद हम मूव करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर, और बेसिकली हर सेक्शन में, हर एक तरह के चैप्टर में और हर एक तरह के टाइप में आपके पेपर में क्या आ सकता है, कितना आया हुआ है और आपको किस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, इस बारे में पूरा बात करने वाले हैं। अगर आपको मेरी बोलने की रफ्तार धीरे लगे तो आप इस वीडियो को 1.5x पे प्ले कर सकते हैं, और इसके साथ ही मैंने इस वीडियो को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप मल्टीपल चैप्टर्स में आगे मूव कर सकते हैं। तो आप चैप्टर्स वाइज जो आपको स्पेसिफिक बात जाननी हो आप उस पर जंप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो सीक्वेंस में देखें और लास्ट तक देखें। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रिपरेशन करनी कैसी है। और यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं, इवन अदर सब्जेक्ट्स की भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहली बात, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन कल आ गई है। लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसीज हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी देख चुके हैं। ये पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा जिसमें आप अपनी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं उसको अच्छे से देख पाएं और उसी हिसाब से एक मेंटल गोल तैयार कर पाएं कि मुझे कहाँ compete करना है और उस हिसाब से मुझे कहाँ अप्लाई करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ही स्टेट से अप्लाई करें, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो वहां की लैंग्वेज को जरूर देख लें। ये आप देखोगे अगर आप, तो यहाँ सर्कल्स हैं, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी हैं और उसके साथ में लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कोलकाता में अप्लाई करते हैं बट आप रहते कहीं और हैं, तो जरूरी है कि क्लास 10th में या 12th में आपने बंगाली या नेपाली, और अगर आप A&N अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अप्लाई करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश, सिक्किम से अप्लाई करते हैं तो नेपाली या इंग्लिश, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको क्लास 10th या 12th में पढ़ी होनी चाहिए। और अगर नहीं पढ़ी होगी तो वहां का आपको LPT देना पड़ेगा। ठीक है, और बात अगर एसबीआई की जाए तो एसबीआई कोई भी किसी तरह के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। एसबीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी डिटेल लिखी गई है। उसकी फॉरेन ऑफिसेज हैं, उसके टोटल एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया है कि कितने ऑफिसर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ्स हैं, और इसके साथ ही 200 सालों की लीगेसी है। बहुत बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट के तहत, जो कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट के लिए वहां पे काम करता है। जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्प और सपोर्ट के लिए उनको वहां पे काम दिया जाता है। वो अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। ठीक है, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपको पढ़ाई में क्या किया होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और चाहे वो रेगुलर हो चाहे डिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और आपका पास होने का जो प्रूफ है वो इस डेट से पहले पहले आपके पास आ गया होना चाहिए। या तो डिग्री हो आपके पास, या फिर अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे हो तो आपका रिजल्ट इवन ऑन वेबसाइट पब्लिश हो चुका हो इस डेट से पहले पहले। उसके बाद एज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 20 साल से 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये किस दिन देखनी है आपने, 1 अप्रैल को देखनी है। 1 अप्रैल 2024 वाले दिन आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। आपका पेपर 3 फेज में होता है, प्री मेंस और एलपीटी। एलपीटी जैसा कि मैंने बोला, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये कब होता है इसके बारे में मैं छोटी सी बात बता देता हूं। आप मान लो किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है जो मैंने आपको भी दिखाई थी वो हिंदी है मान लीजिए। आपने अगर क्लास 10th और 12th में हिंदी पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपके मार्कशीट में हिंदी लिखी होगी, हिंदी के मार्क्स भी लिखे होंगे। मार्क्स कितने भी आए हो फर्क नहीं पड़ता, क्लास 10th या 12th की मार्कशीट में अगर हिंदी सब्जेक्ट है और आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है वहां की लैंग्वेज में भी हिंदी प्रेजेंट है, तो आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और उस स्टेट में जो लैंग्वेज लिखी गई हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में नहीं है, तो आपको एलपीटी देना पड़ता है। एलपीटी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बट वो लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। वो अगर आपको मान लो बहुत मजबूरी है, आपके यहाँ वैकेंसीज आई नहीं है या बहुत ही ज्यादा कम आई है और आप किसी दूसरी जगह से अप्लाई करना चाहते हो, तो उसका तरीका ये होता है कि जब आपका प्री और मेंस हो जाएगा उसके बाद जो, क्योंकि ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तब होता है एलपीटी, तो बीच का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज करो और यूटिलाइज करके आप यूट्यूब के थ्रू वो लैंग्वेज सीख लो। इतनी सीख लो कि बेसिक पढ़ना बोलना और बात करना आ जाए, समझ लेना आ जाए।
तो इतनी तैयारी बाद में हो जाएगी, बट ये बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप कोशिश करो कि जहां आप रह रहे हो वहीं से ही अप्लाई करो। लेट्स मूव अहेड। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्री का जो पेपर है आपका, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग में आते हैं। टोटल 100 सवाल होते हैं 100 मार्क्स के, और ड्यूरेशन जो होती है वो 1 घंटा होती है। इवन आपको सेक्शनली स्लॉट दिए जाते हैं, 20 मिनट टाइम इसके लिए दिया जाता है, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 20-20-20 मिनट दिए जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जब एसबीआई क्लर्क की बात की जाए, बट एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ ना होना कोई मेजर खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लोगे तो आपके ओवरऑल भी कम नंबर आ जाएंगे, और यहां पे कम नंबर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ये क्लरिकल प्री पेपर है। यहां 50, 55, 60 नंबर से बात नहीं बनती है, यहां पे आपको 70 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, और गोल आप लेके चलिए 90 मार्क्स को। इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और वैसे तो अगर पिछले सालों की कट ऑफ की बात की जाए तो मैक्सिमम कट ऑफ 80 के आसपास गई थी किसी भी स्टेट से अगर आप देखेंगे तो, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि आप 90 का गोल लेके चलें ओवरऑल क्यूमुलेटिव तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के, और इस हिसाब से प्रिपरेशन करें। आपके पास लगभग 60 दिन है, और उन 60 दिनों में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके ऊपर मैं बातचीत अब आगे करने वाला हूं। जब आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, कितने बच्चे प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे? 1,40,000 बच्चे प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, लगभग 1,40,000। क्यों? 14,000 वैकेंसीज हैं, और 14,000 वैकेंसीज का 10 गुना बच्चे, लगभग 10 टाइम्स ऑफ द जितने भी बच्चे होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं प्री एग्जामिनेशन, इतने बच्चे वो लेते हैं। वो 1,40,000 बच्चे जाके मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। फेज 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका फाइनल सिलेक्शन में इनके मार्क्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं वो होते हैं मेंस के मार्क्स, और मेंस के मार्क्स में यहां पे जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आते हैं। 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। समय दिया जाता है 2 घंटे 40 मिनट का। कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो सीधा नौकरी आपके हाथ में होती है, ठीक है। एलपीटी वाली कंडीशन को बस ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इस समय आपके स्क्रीन पे है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। मैं यहां पे जो बात करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करने वाला हूं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत ही डिटेल में लेके जाने वाला हूं, और अभी हम बात करेंगे बड़े डिटेल में, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, पिछले 2 सालों में प्री और मेंस के सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप देख सकते हैं कि अलग अलग सालों में कितने डीआई, केसलेट, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अर्थमेटिक, इनके सवाल आए हैं। ये प्री में और ये मेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने डीआई, कितनी केसलेट, क्वांटिटी कंपैरिजन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक के कितने कितने सवाल देखने को मिले हैं। ये सब आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो मैं इनको ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें पिछले सालों पे कम डिपेंडेंट होती हैं। एक जेनरिक फॉर्मेट हमें उठाना है बस, कि इतना इतना आता है, और उस हिसाब से हमने तैयारी शुरू कर देनी होती है। सो यहां तक तो जो डेटाबेस में अवेलेबल था सब चीजों के बारे में बात की। अब आगे मैंने आप सभी के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसकी डिस्कशन की तरफ अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। प्लीज अपना फोकस बढ़ा दें, क्योंकि अब प्रॉपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी की बात शुरू होने वाली है। सबसे पहले क्वांट का जब प्री पेपर होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्वांट का प्री पेपर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? क्वांट का प्री पेपर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो और एक स्टेबल एक्यूरेसी हो। यहां पे मैंने एक स्पेशली वर्ड यूज किया है, स्टेबल एक्यूरेसी। अगर आप किसी मेंस के पेपर में बैठते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्वेश्चन करते समय टाइम भी रीचेक करते रहना, अरे सही किया है ना, ये कॉन्सेप्ट यही था ना, वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ट्विक तो नहीं किया हुआ, ये इसने स्ट्रीम स्पीड को बार बार अलग अलग स्ट्रीम के लिए दिया है इस बार। मतलब बहुत फोकस, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी के ऊपर जब कोई और पेपर होता है। तो इस पेपर में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की। स्टेबल एक्यूरेसी चाहिए, बट स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सको। आपके पेपर में लगभग 10 से 18 वन लाइनर्स आते हैं, लगभग 10 सवाल अर्थमेटिक के आते हैं, 5 से 10 नंबर आपके डीआई से निकलते हैं। इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। क्या होते हैं वन लाइनर्स, अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, डीआई में क्या क्या आता है, सब बताने वाला हूं मैं। तो आपके पास है 20 मिनट, करने हैं 35 सवाल। गोल लेके चलना है कि 35 में से 35 ही कर लूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 30, 31, 32 नंबर आना गलत होगा। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको एक बड़ा गोल लेके चलना चाहिए कि 35 में से 35 का टारगेट लेके चलूंगा। 35 में से 30, 31, 32, 33, 34, 35 जितने भी आ जाएं वो अच्छे हैं। 30 से कम मैं इतने अच्छे नहीं बोलूंगा जब एक क्लरिकल पेपर की बात हो रही है। तो आप सबसे पहले अपने गोल को क्लियर कीजिए कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और मुझे कहां तक जाना है अगले आने वाले 60 दिनों के अंदर। ठीक है,
तो बात अगर अरिथमेटिक और डीआई सेक्शन की जाए, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है काफी सारे बच्चों के लिए, इस पेपर में आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, क्योंकि प्री पेपर के अंदर वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता। जो आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, जो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, इजी वाले टाइप्स हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पुराने जो टाइप्स वो बार बार यूज करता है, उन्हीं को रीयूज करता है इसके अंदर, पुराने ही कॉन्सेप्ट, पुराने ही टाइप्स, ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग ये सब इंट्रोड्यूस नहीं करता व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लरिकल प्री पेपर। तो इसके अलावा ये तो प्री का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि ये जो पेपर है, ये बार बार आशीष सर भी कह रहे हैं, दुनिया में सब कह रहे हैं, स्पीड की बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये स्पीड डेवलप कैसे की जाए सर, हमने बहुत कोशिश करके देख ली, वो स्पीड कैसे आती है उसके ऊपर बात करते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, उसकी जर्नी क्या होती है, उस क्वेश्चन की जर्नी क्या होती है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, तब हम समझ पाएंगे ना कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे किस एरिया पे काम करना है। तो ये एरिया है पूरा सॉल्व करने का। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ते हो, उस सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हो। जब आपको वो समझ आ जाता है तो उसका आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हो। जब कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हो, कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, उसको सॉल्व करते हो, और सॉल्व करके उसकी कैलकुलेशन करते हो और उस आंसर तक पहुंचते हो। यह है जर्नी एक सवाल की। और जब एक सवाल की जर्नी की बात हो रही है, तो अब आप यहां देखो कि आपकी कमजोरी कहां पे है। कई बच्चों की कमजोरी ये होती है कि वो पढ़ के समझने में बहुत देर लगा देते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। लैंग्वेज पे, अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी, कोई रीजनल पढ़ते हो तो रीजनल, अपनी लैंग्वेज पे काम करो। मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होती है वो इसीलिए होती है ताकि आपकी पढ़ के समझने की क्षमता बढ़े, और थोड़ा सा फोकस पे काम करो। कई बच्चों की फोकस इश्यूज होते हैं, एक बार में पढ़ के नहीं समझ पाते, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है, क्योंकि पहली बार फोकस से नहीं पढ़ा था। तो अपने फोकस पे काम करो, ध्यान, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखो, फोकस अपने आप अच्छा होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ के समझने की क्षमता बेहतर करो। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इसके लिए आप किताब, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ेंगे, नेचुरली आदत बनती जाएगी, आप पढ़ के इजीली समझने लगेंगे। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में कितना समय लगाते हो, यह बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यार दिया तो ये गया है, पर इसको सॉल्व कैसे किया हुआ था, अरे क्या था यार। कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग टाइम सबसे बड़ा इशू है बच्चों का। कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं, टाइम बहुत लगा देते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक तरह के सवालों की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं की होती। मैं आपको बार बार चिल्लाता रहता हूं, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की, क्योंकि मुझे पता है वो प्री में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा। जब वो प्री में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, प्री के लिए बार बार जब तुम रिवाइज करते हो ना, तो बार बार एक ही तरह का सवाल सॉल्व करते 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 तुम्हारी फेमिलियरिटी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि क्वेश्चन देखते ही याद आ जाता है, इसमें ये करना था भाई, सॉल्व हो जाता है। तो जितनी ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा यहां पे कम समय लगेगा। उसके बाद अगली चीज, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करते हो आप, एंड देन लास्ट में आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब कई बच्चे ये सब चीजें ठीक कर लेते हैं बट कैलकुलेशन में स्लो होते हैं। इसके लिए जो स्पीड मैथ्स होते हैं, चैप्टर होता है आपका स्पीड मैथ्स, जिसको हम कहा जाता है यहाँ पे, जिसके लिए हम वैदिक मैथ्स कहते हैं, आपकी कैलकुलेशन की टेक्निक्स या सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने की आदत बनाओ। मतलब जो सिंप्लीफिकेशन एज अ टॉपिक होता है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जब आप उसको ज्यादा सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बेटर हो जाती है। पर अपनी टेक्निक्स को अच्छा करके, आपके वैदिक मैथमेटिक्स में जो टेक्निक्स होती है ना, ऐड करने का सही तरीका, सबट्रैक्ट करने का सही तरीका, मल्टीप्लाई करने का सही तरीका, डिवाइड करने का सही तरीका, परसेंटेज निकालने का सही तरीका, जब आप इन सब चीजों पे काम करते हो और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका लास्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ओवरऑल जब आप इन सब चीजों पे काम कर लोगे ना, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे मेजर चीज है, ये भी बच्चों का ठीक होता है, ये भी बच्चों का फिर भी ठीक होता है, यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बार बार रिवाइज करो, तब जाके आप असल चीज तक पहुंचोगे, असल प्रॉब्लम को समझ पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपके पेपर में क्वांट में थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को ना एक्चुअल में बताऊं तो ये पता ही नहीं है पेपर में क्या क्या आ सकता है। और जब नहीं पता होता ना पेपर में क्या क्या आ सकता है, अंधेरे में तो रस्सी पड़ी भी सांप लगती है, तो डरता रहता है और वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाता, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है कॉन्फिडेंस से नहीं जा पाता। सबसे पहले समझो पेपर में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले वन लाइनर्स में वो 4 चीजें पूछ सकता है आपसे, 5 चीजें, ठीक है, 5 चीजें, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आ गई, अप्रोक्सीमेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना होता है। अप्रोक्सीमेशन आपको अप्रोक्सीमेट करना होता है, अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकालना होता है दिए गए सवालों का। जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भाई भाई होते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, जो मैं आपको टाइम टू टाइम क्लासेस में सिखाता ही रहता हूं।
नंबर सीरीज के दो भाग हैं जो आपके प्री में पूछे जाते हैं, एक है मिसिंग नंबर सीरीज, एक है रॉन्ग नंबर सीरीज। इधर सीरीज दी जाती है और एक पोर्शन को मिसिंग छोड़ा जाता है। आपको दी गई सीरीज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस मिसिंग पार्ट को निकालना होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कोई मिसिंग पोर्शन नहीं दिया जाता है, कंप्लीट सीरीज दी जाती है, बट इसमें कोई एक टर्म गलत होती है, आपको पैटर्न चेक करना होता है। जहां वो पैटर्न फेल कर रहा होता है उस फेल किए गए एरिया पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो वाली टर्म गलत है, इसको रॉन्ग नंबर सीरीज कहते हैं। और उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसी ऐसी दो इक्वेशंस वो देता है जिसमें आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के कंपेयर करनी होती है ये। और ऐसा ही वो लीनियर के फॉर्म में भी दे देता है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इस तरीके से वो लीनियर इक्वेशन दे देता है जहां पे आपको x और y की वैल्यू निकाल के कंपेयर करनी होती है। बस ये आता है आपके प्री पेपर में। इन सारी चीजों में सीखने की चीजें लिमिटेड हैं। अगर आप मैं पूछूं कि इन सब में क्या क्या सीखना पड़ता है, इन सब का रफली एक एक दो दो सेशन बहुत होते हैं, एक एक दो दो क्लास पढ़ोगे इन सब की, आपको कॉन्सेप्ट वाइज सब क्लैरिटी हो जाएगी। चैलेंज आता है इनकी स्पीड डेवलप करने में, क्योंकि आपको हर एक के लगभग लगभग 500 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। एक सीटिंग में बैठ के आप 200 सवाल सॉल्व कीजिए, ऐसी 2 से 3 सीटिंग में आप 500 सवाल सबके सॉल्व कर लेंगे। और जब आप इतने सवाल सॉल्व कर लेंगे तो आप मेंटली इवॉल्व हो जाएंगे इन टॉपिक्स के अंदर, मेंटली इवॉल्व हो जाएंगे। फिर आपसे कोई मर्जी सवाल पूछा जाए आप उसको जल्दी कर पाएंगे। इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा, जो मैं बार बार मान लो मैं बोलूंगा बार बार कि इतने क्वेश्चंस करने हैं, उतने क्वेश्चन करने हैं, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसका कंटेंट मिलेगा कहां पे? तो वो कंटेंट मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैंने, वो टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो लाइब्रेरी है, वहां पे हर टॉपिक के हजारों सवाल हैं, आप बस सॉल्व करने वाले बनिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन को बेसिकली 5 भागों में बांटा जाता है जब प्री पेपर की बात की जाती है। एक आता है लाइन चार्ट, एक आता है बार चार्ट, एक आता है टेबल जिसको टेबुलर कह देते हैं, एक आता है पाई चार्ट, और एक आता है केसलेट। केसलेट का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और वैन के फॉर्म में बनाया जा सकता है। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है बेसिकली इसमें डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, समझना होता है। वो क्या करेगा, ग्राफ के फॉर्म में डेटा देगा आपको। ग्राफ के फॉर्म में जो डेटा दिया गया उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में पहले सॉल्व करना है, और वो सिंप्लीफाइड डेटा पे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ये बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है और फिर उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको सवालों को सॉल्व करना है। ये होती है डीआई। कई बार वो सिंगल सिंगल ग्राफ दे देता है, कई बार वो दो दो ग्राफ को मिक्स करके दे देता है, बट क्लर्क प्री में वो सच में निहायत ही आसान सवाल देता है जब डेटा इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आप सभी की होती है वो होती है अर्थमेटिक। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सिलेबस को लेके, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आपको लाइंस को गिन के निकालना है कि ये वैल्यू क्या है। लेफ्ट साइड और राइट साइड यहां पे डेटा दिया गया, इधर भी आपको लाइंस को गिन के डेटा निकालना है। कई बार वो ऊपर लिख देता है डेटा, कई बार लाइंस को गिन के डेटा निकालना होता है। यहां वो डायरेक्ट डेटा दे देता है, यहां वो डिस्ट्रीब्यूशन देता है किसी टोटल वैल्यू का, यहां वो ओवरलैपिंग ऑफ कंटेंट दिखाता है, ओवरलैपिंग ऑफ डेटा को दिखाता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने रख रहा हूं कि होता क्या है ये। अगर उसके बाद बात की जाए अरिथमेटिक की, अंक गणित की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पीछे लिखे गए टॉपिक्स अंक गणित का सिलेबस है। शुरुआत वहां परसेंटेज से होती है, प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, एसआईसी, आईएजीएस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, 2D 3D, एवरेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। ये सारे के सारे टॉपिक आपके गणित के, अंक गणित, मैथ्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, अरिथमेटिक सेक्शन में आते हैं। अब ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है, बट मैं दिल से बता रहा हूं एक्चुअल में सिलेक्शन यही कराता है। रीजन क्या है इसका? अब प्री के अंदर इसके मात्र 10 सवाल आ रहे हैं, बट वो मात्र 10 सवाल आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो 30 से ऊपर अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे। अब आप 30 से कितना ऊपर करके आ रहे हो आपका खेल है। बच्चे 25, 26, 27, 28 उसको कम अटेम्प्ट माने जाते हैं जब एसबीआई क्लर्क की बात होती है। लेस देन 25 इज लाइक नॉट गुड अटेम्प्ट्स जब एसबीआई क्लर्क प्री की बात होती है। तो 25 से ऊपर आपको जाना पड़ता है। 25 से कितना ऊपर जाते हो, 30 से ऊपर चले जाते हो कि 34 लगा देते हो कि 35/35 लगा देते हो, वो ये डिसाइड करेगा। और यहां मेहनत ज्यादा होती है, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ता है, ढंग से सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया प्री में क्या क्या आता है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं मेंस में क्या क्या आता है। मेंस में डीआई अरिथमेटिक मेन चीज होती है। वन लाइनर्स तो वही सिंपल आते हैं, ये ब्लूप्रिंट है। लगभग 7 से 10 क्वेश्चन वन लाइनर्स के आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 20 क्वेश्चन डीआई के। लगभग 2-4 ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसी में 50 क्वेश्चन होते हैं, टाइम मिलता है 45 मिनट का, 45 मिनट का स्लॉट मिलता है जिसमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे आपने प्री वाला समझा ना अभी, बस
इसमें भी ग्राफ आते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बट ग्राफ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये कोई पीओ मेंस नहीं है, क्लर्क मेंस है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो अगेन थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से लॉजिकल होते हैं। अरिथमेटिक की बात करूं तो थोड़े से लेंदी, थोड़े से लॉजिकल सवाल आते हैं। Q1 Q2 DS फिलर्स का काउंट बढ़ जाता है, क्वांटिटी बेस्ड, दो क्वांटिटीज आती हैं उनको कंपेयर करना पड़ता है, डेटा की सफिशिएंसी चेक करनी पड़ती है, फिलअप्स आते हैं, थोड़े वेरिएबल बढ़ जाते हैं, इस तरह के थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं। आता वही है जो प्री में आता है, बस थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा के आता है। ठीक है, चलिए मेंस के लिए चाहिए क्या होता है भाई? चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट की थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग, लंबे टाइम तक बैठने की क्षमता। आपने देखा मेंस का पेपर 2 घंटे 40 मिनट का है, तो लंबे टाइम तक मैं एफिशिएंसी से बैठ सकूं, उसकी आदत बनाना। भाई इनफ हाई लेवल क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस रखना, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके हाई लेवल क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस होना, ये मेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन होती है वो होलसम होनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, SICI छोड़ के जा रहे हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, एवरेज चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं, या फिर मेंसुरेशन छोड़ के जा रहे हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, जो छोड़ के जा रहे हो, किसने कहा कि उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा? और क्या पता उस चैप्टर से आसान सा सवाल आ जाए जो तुम छोड़ के आ रहे हो और सब करके आ रहे हैं। ना मेरे भाई, ये गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, ये मैं सालों साल से बताता आ रहा हूं कि एग्जामिनर कोई भी चैप्टर को किसी टाइम भी कितनी भी वेटेज दे सकता है पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना है। मेरी बात मान लो, आप एक टीचर पे विश्वास करते हो ना, आपकी जर्नी इजी हो जाती है। हर साल मैं यही बात बोलता हूं कि आप मेरे पे विश्वास करो। जो बच्चे करते हैं उनसे आप जाकर पूछ सकते हो, इससे काफी सक्सेस स्टोरीज हैं जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उनसे जाके देख सकते हो। जेन्युइनली जिन्होंने बात मानी है, मेरे हिसाब से चले हैं, आज वो बैंक में अपनी सीट पर बैठे हैं। अब रोड मैप क्या है सर, करें क्या? आपकी बातें सारी समझ में आ गई कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आता है, क्या नहीं आता, किसकी क्या जरूरत है, सब समझ में आ गया। बट करें कैसे? करें कैसे का सिंपल सा तरीका है LRPRH। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है LRPRH। आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, चाहे वन लाइनर्स, चाहे DI, चाहे अरिथमेटिक, आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक होगा L, सबसे पहला पॉइंट है L से है लर्न द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। कुछ भी पढ़ रहे हो आप, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हो, चाहे आप अरिथमेटिक का कोई SICI परसेंटेज या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो कहीं ना कहीं मात खाओगे, कहीं ना कहीं गलत अप्रोच लगाओगे, कहीं ना कहीं गलत अप्रोच लगाओगे, कहीं ना कहीं लेंदी अप्रोच लगाओगे, एक्यूरेसी इश्यूज आएंगे, स्पीड इश्यूज आएंगे, बहुत गलत तरीके होंगे। फायदा नहीं है पेपर में उसको गलत तरीके से अटेम्प्ट करने का। तो सही अप्रोच, सही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर जब आप पढ़ते हो, उस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते रहो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। आज आपने कुछ पढ़ा, कल अगले दिन आगे का पढ़ने के साथ साथ पिछला रिवाइज भी करो। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आएगा दोबारा पी आएगा। प्रैक्टिस करो, उसकी ढंग से प्रैक्टिस करो। इजी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन, सब तरह के टाइप्स की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद उस चैप्टर को दोबारा भी रिवाइज करो। मान लो प्रैक्टिस कर दी, चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर शुरू कर दिया, अगला चैप्टर पढ़ते पढ़ते बीच में टाइम निकाल के 1-2 घंटे देके पुराना चैप्टर फिर रिवाइज करो, और उसके बाद उस चीज को अपनी हैबिट में ढालो। हैबिट होनी चाहिए उस चीज की। ठीक है, तो अब हैबिट कैसे होगी? मान लो आपने आज उठाया सिंप्लीफिकेशन, आपको स्टार्ट वन लाइनर से ही करना है। आज आपने सिंप्लीफिकेशन उठाया, ठीक है, आपने पूरी क्लास देख डाली, एक क्लास, दो क्लास, जब आपको तसल्ली मिली आपने उतनी क्लासेस देख डाली। क्लासेस देख के आपको कॉन्फिडेंस आया, आपने बैठ के उसके ऊपर 100-200 सवाल सॉल्व कर दिए, 100-200 सवाल सॉल्व कर दिए। फिर जो सॉल्व किया उसको रीसॉल्व जरूर करना है, एक बार दोबारा सॉल्व कर दिया। फिर आप अगले चैप्टर पे बढ़े, उसके साथ भी आपने ऐसे किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सबके साथ आपने ऐसे ऐसे किया। फिर रिवाइज किया, प्रैक्टिस की, ये काम आप कर रहे हो। जब आपके ये चारों वन लाइनर्स हो गए ना, आपको पता है इन 4 वन लाइनर से 15 सवाल बनेंगे आपके पेपर में, 10 से 15 सवाल बन सकते हैं आपके प्री के पेपर में। इवन कई शिफ्ट में 17-18 सवाल भी आ जाते हैं वन लाइनर से। जब वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी मेजर रिक्वायरमेंट ही स्पीड है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको रोज काम करना चाहिए, उसकी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। तो आप फिर क्या करो, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज, मिसिंग वाला 20 रॉन्ग नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक, हर रोज प्रैक्टिस करो। हर रोज, जैसे नाश्ता करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, वैसे हर रोज प्रैक्टिस करो बैठ के इन सारे के सारे टॉपिक्स की, चारों के चारों टॉपिक्स की। वो तो विदाउट फेल, क्योंकि वहां फिर वो स्पीड, वो फेमिलियरिटी तब जाके बैठेगी। वो जो 15 क्वेश्चन है ना, उनको 4 से 6 मिनट के अंदर, 5-6 मिनट के अंदर सॉल्व करने की क्षमता आप तब डेवलप कर पाओगे। रिक्वायरमेंट ही इतनी है, 5 से 6 मिनट में आपको 15 सवाल करने हैं।
अब उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट के लिए वो पागलपन, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ उनका नहीं होगा जो एक दिन में 24 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, रोज तुम 8-8 घंटे पढ़ लो, हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है जब आप बैंक एग्जामिनेशन की सिलेक्शन की बात करते हो। तो आपने वन लाइनर से स्टार्ट किया, मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। फिर आप अर्थमेटिक पे मूव हो जाओ। अर्थमेटिक में आप परसेंटेज से स्टार्ट करो, रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन। जब आपकी स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर इसी तरीके से, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर जब आपके हो जाए ना, उसके बाद आप साथ साथ डीआई भी स्टार्ट कर दो, साथ साथ आप डीआई पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। अर्थमेटिक के साथ साथ डीआई चलेगी, अर्थमेटिक और डीआई को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। ये बेसिकली ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है और तरीका ये आपको मैंने बता दिया है। अब उसके बाद अगली चीज, मेंस की डीआई और मेंस की अर्थमेटिक, मतलब प्री पढ़ते पढ़ते क्या अलग पढ़ना है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो या रेशियो प्रोपोर्शन या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको आसान भी और मुश्किल सवाल भी सारे के सारे एक साथ करने हैं। एक चैप्टर को चैप्टर की तरह कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। और जब आप चैप्टर को चैप्टर की तरह कंप्लीटली पढ़ोगे तो उसमें मुश्किल वाले सवाल भी आ जाएंगे, वो साथ साथ होते जाएंगे। शुरू में आपको कुछ टाइम तक मेंस की डीआई नहीं उठानी, पर कुछ टाइम बाद जब 15-20 दिन हो जाएंगे, जब फेमिलियरिटी अच्छी हो जाएगी टॉपिक्स के साथ, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, कभी कभार हर दूसरे तीसरे दिन मेंस की डीआई भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो उसके बारे में आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए आपको, कब कब कितना कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब मैंने उसके लिए यहाँ पे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया बच्चों को। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई क्वालिफाई नहीं किया प्री अभी तक, इस साल या पिछले साल, या एक आधा कोई पिछले साल हुआ होगा, इस साल कोई भी नहीं हुआ, आपने अगर कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं किया तो आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। और अगर आपने कोई प्री क्वालिफाई किया है इस साल, 1 या 2 या 3 मेंस में बैठे हो, प्री क्वालिफाई किया है, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। आपके पास कुल मिला के 60 दिन है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको अगले 20 दिन मेंस को छूना भी नहीं है, सिर्फ प्री के क्वेश्चंस और प्री के टाइप्स और प्री के कॉन्सेप्ट्स को करना है, ठीक है। उसके बाद जब 20 दिन बीत जाएंगे, फिर अगले 20 दिन आपको प्री और मेंस इकट्ठे पढ़ने हैं, ठीक है। प्री के साथ साथ मेंस डीआई भी, मेंस अरिथमेटिक भी साथ लेके चलनी है। और जब लास्ट के अंतिम 20 दिन, मतलब आपके पेपर को मात्र 20 दिन बाकी होंगे, मतलब नेक्स्ट 20 डेज की बात हो रही है, तब आपने वापस ओनली प्री पे शिफ्ट हो जाना। अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिनका कोई प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो चुका है, वो बच्चे क्या करेंगे, जो मेंस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो उनका प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, अगले 10 दिन सिर्फ प्री पढ़ो, क्योंकि अभी तक मेंस पढ़ रहे थे, आदत छूटी हुई है, स्पीड को बूस्ट करो। 10 दिन स्पीड को बूस्ट करो, मॉक टेस्ट भी लगाओ, 10 दिन स्पीड को बूस्ट करो, वन लाइनर्स करो, बहुत सारे काउंट क्वांटिटी में बहुत सारे वन लाइनर्स करो, अर्थमेटिक के मिक्स सेट लगाओ, अर्थमेटिक के डीआई के मिक्स सेट लगाओ, सॉल्व करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद अगले 35 दिन आपने प्री और मेंस को इकट्ठे लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है, ठीक है। और उससे अगले जो 15 दिन होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ना है, मेंस की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब मॉक टेस्ट की बात अगर मैं करूं, तो जिन्होंने अगेन कोई प्री क्वालिफाई नहीं किया, वो अगले दिन, अभी जिसने लास्ट के कुछ दिनों में या लास्ट इस साल कोई प्री क्वालिफाई नहीं किया है, वो अभी अगले 15 दिन तक कोई मॉक टेस्ट मत देना। उसके बाद वो 15 दिन जब बीत जाएंगे, नेक्स्ट 15 दिनों के लिए वो 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं प्री के हर हफ्ते। और जब आपके और 15 दिन बाद आप क्या कर सकते हो, जब आपके 15 डेज उसको पूरे हो जाएंगे, फिर आप एक हफ्ते में 2 प्री के और 1 मेंस का मॉक टेस्ट दो। और जब लास्ट के 15 दिन बाकी होंगे, उसमें सिर्फ आप प्री के मॉक टेस्ट देंगे, मेंस का मॉक टेस्ट नहीं देंगे। पर जिन बच्चों का एक आध प्री या एक से ज्यादा प्री क्वालिफाई हो चुका है और मेंस पेपर में बैठे थे, वो अभी से अगले 40 दिनों तक प्री और मेंस के मॉक एक साथ देना कंटिन्यू करिए। 2 प्री के दे दो एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 1 मेंस का दे दो। इस तरीके से मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। उसके बाद यहां पे लास्ट के जो 20 डेज होंगे, जब पेपर का जो दिन है उससे 20 दिन पीछे तक, आपने सिर्फ प्री के मॉक टेस्ट देने और अल्टरनेट डेज पे दीजिए, चाहे रेगुलर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वांटिटी यू हैव फॉर द मॉक टेस्ट की क्वांटिटी जो आपके पास है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बार मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जिन्होंने मेंस के पेपर दिए हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किए हुए हैं। देखो, आपके कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं, आप ध्यान करो सिर्फ रिवीजन पे। रिवीजन को टाइम दो, प्री के मॉक टेस्ट को टाइम दो, अपने स्पीड को बूस्ट करो। एक बार में बैठ के 100 क्वेश्चन के सेट लगाओ, 100 सिंप्लीफिकेशन टाइमर लगा के। भाई 100 सिंप्लीफिकेशन है, आधे घंटे का टाइमर लगाया, सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अरिथमेटिक है, बैठ जाओ एक बार 50 अरिथमेटिक एक साथ लेके, 50 अरिथमेटिक लेके टाइमर लगा के बैठ जाओ 40 मिनट का, मैंने करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट काउंटडाउन, मतलब टाइमर के साथ जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यस ऑफिसर की ऐप पे अपलोड किए हुए हैं। आप उसमें जाओगे ना तो क्विज सेक्शन के अंदर चेकलिस्ट प्री और मेंस की अलग अलग मिल जाएगी, वहां जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डीआई के भी ऐसे ही सेट उठा के बैठ जाओ भाई, 10 सेट डीआई के उठा के बैठ गए, 10 सेट आधा घंटा डीआई के उठा के बैठ गए, फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जितने ज्यादा कर पाओ। फिर अगली बार अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करो, ठीक है। ये सब करो आप। और मेंस की प्रैक्टिस साथ साथ आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। अगले
10-12 दिन जैसे कि मैंने बोला मत करो अभी तो, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेंस की डीआई भी प्रैक्टिस करना चालू करो, आप उसके बाद मेंस के अरिथमेटिक भी प्रैक्टिस करना चालू करो, फिर आप साथ साथ लेके चलो प्री और मेंस को। जब तक आपके प्री के पेपर को कुछ दिन रह नहीं जाएंगे तब तक आप प्री और मेंस साथ लेके चलो, ठीक है, ये जरूरी है। अगर मैं बात करूं सोर्सेज की, तो यहाँ पे ना सोर्सेज में दो तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो YouTube से पढ़ना चाहते हैं और कोई पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरे बच्चे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है यहाँ पे। अब हम ये चीज नहीं सोचेंगे कि पेड पे जाना है कि फ्री पे जाना है, जहां बेस्टेस्ट चीज मिलने वाली है उसी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे सही है, आपको मैं सबसे सही जो सोर्स है आप सभी के लिए उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले अगर आपने बेसिक से हाई लेवल पढ़ना है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, SICI, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आप द मैथ्स हीरो कोर्स से पढ़िए, जो मेरा कोर्स है द मैथ्स हीरो, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, ठीक है। प्री डीआई बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगी उड़ान प्री डीआई कोर्स से। मेंस डीआई का एक नया कोर्स आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूं, वो है आशीष अरोड़ा मेंस डीआई स्मार्ट बुक। और इसके साथ ही जो टॉपिक वाइज मेंस, मतलब हर एक अरिथमेटिक का चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए भी मैं लेकर आ रहा हूं द मैथ्स हीरो प्रो। इसके अलावा ऑलरेडी काफी मेंस के कोर्सेज आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये सारे मेंस के कोर्सेज आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर मान लो आप सिर्फ YouTube से पढ़ना चाहते हो, सिर्फ YouTube से पढ़ना चाहते हो, तो स्टडीफाइड YouTube चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये मत सोचना आशीष सर आपके साथ नहीं, आपके साथ हूं। इतना सारा कंटेंट आपको मैंने पीडीएफ्स के फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में, टाइमर के साथ, बिना टाइमर के इतना कंटेंट दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस करते थक जाओगे। वो सब अवेलेबल है यस ऑफिसर के क्विज वाले सेक्शन में। मेरे टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप बस टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ अपनी। और टेलीग्राम ये है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जो आप सभी यूट्यूब पे, स्टडीफाइड यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं आपका कोर्स बहुत पहले से ही चल रहा है आपका। अगर आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप जाने वाले हैं तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले ही आपको एसबीआई विजय कोर्स दिखाई देगा। अगर आप एसबीआई विजय कोर्स को खोलोगे ना तो उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई, बहुत कुछ मिला हुआ है, प्री डीआई, मेंस डीआई और प्री अरिथमेटिक। बहुत अच्छे अच्छे सेशंस हो चुके हैं और आगे और होने वाले हैं, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसमें अटेंड करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, जो भी ये सब चीजें मैंने जो ये कोर्सेज बताया, आप ये सारे के सारे कोर्सेज पढ़ना चाहते हो तो आप यस ऑफिसर की सब्सक्रिप्शन ले लो, सिंपल। आपको अगर मान लो सिर्फ क्वांट की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो गेट आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव, आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो आप। इसमें क्वांट के सारे कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी आपको, सारे के सारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यस ऑफिसर ऐप पे आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो यस ऑफिसर कंप्लीट 1 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या करना है उसकी मैं एक छोटी सी वीडियो अटैच कर देता हूं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी, कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आगे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ सकते हो, कैसे कैसे पढ़ सकते हो, उसकी डिटेल में डाल देता हूं उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको बेसिकली मैंने काफी सारी चीजें समझाई यहां पे कि आपको कैसे काम करना है, कैसे कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। बच्चों ये ना स्पीड का बहुत तगड़ा गेम है, ये जो पेपर है ना स्पीड की रिक्वायरमेंट मांग रहा है आपसे, कुछ भी नहीं। और आप ये ना मेंस में देखोगे ना, मेंस में भी आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट है। प्री में 20 मिनट है, 35 क्वेश्चन है। और क्लरिकल पेपर है, मतलब नंबर थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट वहां पे क्या प्रेशर बहुत होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, तो वहां पे पेपर नेचुरली डिफिकल्ट लगता है, ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगता है पेपर। तो आपको वो सब चीजें ना देख के आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप बहुत अच्छे होते हो ना, एक बात मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को बोली है क्लास में, पेपर में आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होगी, मैं भी जाऊंगा तो मेरी भी होगी, क्योंकि वहां माहौल डर का होता है। नहीं हुआ तो क्या होगा, माहौल डर का है। अब जब माहौल डर का है ना तो आपको वहां पे काम क्या करना है। देखो यार एक बात समझो, नॉर्मली आप किसी सवाल को करने में अगर 40 सेकंड लगाते हो तो पेपर में मान लो आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हुई, आप उस सवाल को करने के लिए 80 सेकंड लगा रहे हो, डबल टाइम लग रहा है आपका, आपकी एफिशिएंसी ऐसे आधी हो रही है, इसके लिए चक्कर में आपको डबल टाइम लग रहा है। तो आप अभी प्रैक्टिस करके अपनी एफिशिएंसी इतनी जबरदस्त कर जाओ कि सवालों को, मान लो कोई सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जिसको आप नॉर्मली 30-40 सेकंड में करते थे, उस सवाल को करने में आपको 80 सेकंड लग रहे हैं, डबल टाइम लग रहा है। आप घर पे इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस सवाल को 25 सेकंड में कर लो। एफिशिएंसी गिरी भी तब भी 40-50 सेकंड में तो हो ही जाएगा ना, बस। और आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब टॉपिक्स को पहले कर लो, क्योंकि जब पता लगता है ना शुरू के 6-7 मिनट के अंदर मेरे 15 नंबर निकल गए हैं, तब कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। फिर आप अटैकिंग मोड पे आ जाते हो, फिर क्या अरिथमेटिक क्या डीआई कुछ नहीं देखते, सबको उड़ाते जाते हो। तो मेहनत करो, मेहनत, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपके साथ मेहनत की। आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है।
आप में से जो नए बच्चे हैं, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो और यस ऑफिसर की ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अभी कुछ बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप सभी के लिए ना एक 49 रुपीज में 1 वीक की सब्सक्रिप्शन चल रही है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। 49 रुपीज खर्च करो, 1 हफ्ते की सब्सक्रिप्शन ले लो और 1 हफ्ते की सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने 2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर जो कमजोर हैं वो पढ़ लो। फिर आपको समझ आता है तो आप कंटिन्यू कर लेना, फिर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन या फिर आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना, जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो। एक बार आप पढ़ो तो सही ना, एक बार आप पढ़ना तो शुरू करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने काफी डिटेल में बताया बच्चों। ये मौका है बहुत बड़ा, मतलब ये वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं। ठीक है, अगर आप अभी नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ मूव करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, परेशान हो बीच में, अभी अभी फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हो, डिमोटिवेटेड हो, लोगों के इन्फ्लुएंस में हो, नहीं मेरे भाई, आपको इस समय सब चीजें भूल के ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी कहानी के हीरो हो। इन सब चीजों से उठ के, इन सब चीजों के बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब प्रॉब्लम्स एज इट इज चलती रहेंगी, बट आप स्टिल मेहनत करो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और आपने संवारनी है। इसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 रुपये महीना होती है, कई कई जगहों पे 45,000 रुपये भी होती है, कम नहीं होते हैं। आपको फाइनेंशियली चीज़ों को सोचना नहीं पड़ेगा, ये खरीदने से पहले, वो करने से पहले, पेरेंट्स की हेल्प करने से पहले, किसी दूसरे की हेल्प करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाओगे आप। वो पेरेंट्स जब आपको खुशी से हक करेंगे ना आके, जब आपको पता चलेगा इस दिन रिजल्ट आया, पापा हक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ 1-2 मिनट तक, वो मूवमेंट जो होगी ना। जब भी डिमोटिवेट होते हो अपने पेरेंट्स को देख लो, यार कितना किया उन्होंने तुम्हारे लिए, अब वापसी करने का समय आया, आपकी जिंदगी संवरेगी, उनकी भी संवरेगी। कल को आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी आज की मेहनत डिसाइड करेगी। तो प्लीज काम करो, मेहनत करो, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और क्लासेस अब आपकी और जबरदस्त तरीके से होने वाली हैं। पढ़ो, मैं आपके साथ हूं और इस बार सिलेक्शन लेके मानेंगे।